घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। बिहार में जीतन राम मांझी को हटाने की मुहिम में जुटे नीतीश। मांझी ने कहा अगला मुख्यमंत्री भी दलित समाज का हो। और पेरिस में फिर हमला, आतंकियों के खिलाफ दुनिया भर में रोष और गुस्सा। लेकिन क्या सियासी फायदे के लिए दी जा रही हैं बेतुकी दलीलें? सबसे पहले बात करते हैं बिहार में सियासी उठापटक कह ले या सियासी दौ पेच। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी दोनों साथ आने वाले हैं। जेडीयू और आरजेडी का विलय होना है। लेकिन इस बीच में जो चर्चा है जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए सियासत वहां पे जारी है। और जो खबरें आ रही आज, जो नीतीश कुमार से जब आज उनसे पूछा गया कि क्या जीतन राम मांझी नहीं बने रहेंगे या बने रहेंगे, इस पे आप क्या कहना है, उन्होंने कहा कि वो कौन होते हैं इस बात का एश्योरेंस देने वाले कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। संकेत बहुत साफ है अगर देखा जाए। और जिस तरह से तमाम घटनाक्रम है, जिस तरह से वहाँ के मंत्री ने मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दिया, उसके बाद फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, फिर जीतन राम जी लगातार जिस तरह का बयान खुद दे रहे हैं, कुल मामला मिला करके ऐसा लग रहा है कि ये गले की हड्डी नीतीश कुमार और लालू के लिए साबित हो रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का सियासत आगे वो करेंगे। और जीतन राम मांझी जो कुछ कह रहे हैं, आज उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बहुत चालाक हैं, चाणक्य हैं, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन जो बात उन्होंने कही कि अब अगर कोई अगला मुख्यमंत्री होगा तो वो दलित का बेटा होगा। क्या चल रहा है बिहार के सियासत में? हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु शेखर चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ आलोक कुमार जी हैं। सबसे पहले उपेंद्र जी आपसे शुरुआत करते हैं। जो कुछ इस वक्त बिहार में हो रहा है, इसको कैसे देखा जाए? ये महज एक सियासी एक्सरसाइज है, नीतीश कुमार और जो विलय के पहले की एक्सरसाइज है वो है, या वाकई सीरियसली जो आप उस दिन कह रहे थे कि जीतन राम मांझी को हटाने की मुहिम की शुरुआत के बारे में कह रहे हैं, आप उसकी साफ सुथरी आपको तस्वीर दिख रही है? वो जो मैं बोल रहा था कि जीतन राम मांझी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और यह कोशिश 4 महीने पहले से चल रही थी, 3 महीना कम से कम, जब श्री बाबू की जन्म तिथि मनाई जा रही थी, तो उसी समय से स्पष्ट हो गया था कि नीतीश कुमार उनको हटाना चाह रहे हैं। और क्यों हटाना इसलिए चाह रहे थे, खुद उनको सत्ता बनना, मुख्यमंत्री बनना है उन्होंने। तो फिर हटे क्यों? ये सवाल वो हटे इसलिए कि उस समय अगर वो नहीं हटते नीतीश कुमार तो जेडीयू में विभाजन हो सकता था और भारतीय जनता पार्टी इनके 10-15 विधायकों को अपनी ओर खींच लेती, तो सरकार माइनॉरिटी में आ जाती, उनकी अपनी सरकार गिर जाती। तो उनको लग रहा था कि मेरी सरकार का पतन निश्चित है, मतलब नीतीश सरकार को गिरना ही गिरना है। अब कितना अंतर आ चुका है इन चीजों में? तो अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनको लगा कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट। आप ध्यान दीजिए कि जब इन्होंने इस्तीफा दिया था तो लोग मनाने लगे थे कि नहीं आप ही बनिए मुख्यमंत्री। तब उसमें शरद यादव ने स्टैंड लिया था कि नहीं, ये तो नहीं दोबारा नहीं बने रहेंगे, मतलब किसी और को बनना है। उसमें भी इनकी यही कोशिश थी कि हमको ही सब मिलकर के बना दे। लेकिन हमें लगता है कि इस कोशिश को शरद यादव ने जिन्हें उसमें नाकाम कर दिया। फिर मांझी बने तो उनको ये था कि 1-2 महीने के बाद लोग कहेगा कि फिर बन जाए मांझी, हमें हट जाएंगे। आपको याद होगा कि जब चौटाला बने थे मुख्यमंत्री तो हुकुम सिंह को बनाया था जी मुख्यमंत्री, फिर हुकुम सिंह ने इनके कहने पर छोड़ दिया था। तो वो जीतन राम मांझी को बिहार का हुकुम सिंह समझ रहे थे, इसलिए उनको बनाया मुख्यमंत्री। लेकिन जब देखे कि वो तो खुद सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और बहुत, आप कहिए कि बहुत एक परिपक्व मुख्यमंत्री के रूप में जी उन्होंने अपनी गोटी खेलनी शुरू कर दी। जब उनको लगा कि नीतीश कुमार हमको हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो दलित, सवर्ण, आर्य, अनार्य और क्या क्या उन्होंने बोलना शुरू कर दिया जी। लालू यादव तो आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त की जो सियासत है वो नीतीश कुमार जी चाहते हैं खुद मुख्यमंत्री बने, यही है, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए ही ये सारा एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये जो विलय की प्रक्रिया है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नीतीश कुमार को जानना चाहिए कि उनकी जो बिहार में जो आधार रहा है बहुत कमजोर रहा है। वो मैनिपुलेशन के द्वारा हार्ड बार्गेनिंग करते हैं और वो बहुत ही सुलझे हुए, मतलब है कि राजनीति को बहुत सुलझे हुए दृष्टिकोण से समझते हैं और राजनीतिज्ञों को भी बहुत बढ़िया से समझते हैं। नहीं तो खत्म हो चुके थे बीजेपी की सहायता से। आप भी सियासत तो इसलिए ये पूरा एकमात्र सब कुछ जो चल रहा है, जो चाल चल रहा है, उन्होंने सही कहा कि चाणक्य हैं। लेकिन चाणक्य जो चंद्रगुप्त के लिए करता था और ये है जो खुद अपने लिए, वो लालू यादव के पास चारा फेंक रहे होंगे कि आपकी बेटी को डिप्टी सीएम बना देंगे। तरह तरह के लालू यादव को मैनिपुलेट कर रहे होंगे, शरद यादव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे होंगे, उधर श्याम रजक को
उधर तो आपको क्या कह रहे होंगे। चलिए, आप कुल मिला के कह रहे हैं इस वक्त की जो सियासत है वो नीतीश कुमार की है कि मुख्यमंत्री हम बन जाए। लेकिन अगर इस पे हम आगे पूछेंगे, पहले हम हिमांशु जी, आप कैसे देखते हैं ये पूरी जो सियासी कसरत है हो रहा है बिहार में इस वक्त? क्या वाकई जीतन राम मांझी की कुर्सी जो है खतरे में आप भी देख रहे हैं, या लगता है कि ये सिर्फ मीडिया में कुछ चर्चाएं हैं जिस चर्चाओं का कोई आधार नहीं है? जी, ये इस विषय पर बोलने से पहले मैं थोड़ा सा, चूंकि आज दर्शक और मीडिया भी और तमाम लोग क्रिकेट की भाषा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और रुचि से समझते हैं, बिल्कुल हम इसको क्रिकेट की भाषा से समझाने का प्रयास करते हैं। आप देखते होंगे कि कई बार जब तेज हवाएं चलती है और नमी होता है तो कई ऐसे गेंदबाज जो बहुत प्रभावी नहीं है लेकिन हवा और नमी की वजह से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करता है, उसके बाद उस गेंदबाज का आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि उसको लगता है कि नहीं यार, हमारे सामने तो सारे कोई है ही नहीं, आई एम द ओनली हु कैन टेक द विकेट्स जी। और वही इसी तरह का भ्रम नीतीश कुमार को हो गया। नीतीश कुमार को जी, उसी आत्मविश्वास का परिणाम था कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हूं। उनको यह लगा कि उन्होंने जनादेश को अपनी जागीर समझ ली थी। जनादेश कभी जागीर नहीं होता है, जनादेश जनादेश होता है। जनादेश के अनुरूप आपको व्यवहार करना पड़ता है। जब जनादेश को आप जागीर मान लेते हैं तो इस तरह के, ऐसा नहीं है कि इतिहास में नीतीश कुमार एक पहले नेता है जो जनादेश को अपनी जागीर समझने का हश्र भुगत रहे हैं। ऐसे इतिहास के पन्नों पर अगर आप जाएंगे तो उपेंद्र जी बेहतर बता सकते हैं कि इस तरह के कई नेता हुए हैं जिन्होंने जो अति आत्मविश्वास के शिकार हो गए। और नीतीश कुमार आज भी ये समझ रहे हैं, जिस तरह का आप कह रहे हैं कि बयान उन्होंने दिया है, कि वो कौन होते हैं, वो एश्योरेंस देने वाले। वो देखिए, ये बयान सिर्फ जीतन राम मांझी का अपमान नहीं है, ये बयान बिहार विधानसभा सदन का अपमान है। क्योंकि आज के तारीख में वो सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं है, सदन के नेता भी हैं। तो संसदीय परंपराओं, संसदीय व्यवस्थाओं के प्रति आपका विश्वास कितना है, आपका आदर कितना है, यह भी झलकता है। नीतीश कुमार जैसे लोग जब जनादेश को अपनी जागीर समझते हैं तब इस तरह के बयान देते हैं और अति आत्मविश्वास के शिकार होने का परिणाम इस तरह की परिस्थिति। तो ये जो कुल मिलाकर के इस वक्त जो आलोक जी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री से हटे, इस वक्त मुहिम जो है वो हटाने की है। हालांकि जो बात आज उन्होंने एयरपोर्ट पे जब वो दिल्ली आ रहे थे तो उनसे जब पूछा गया कि क्या भविष्य है तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में नहीं बता। फिर उनसे जब सवाल पूछा गया, बोले वो नहीं, एश्योरेंस नहीं दे सकते हैं कि जीतन राम मांझी रहेंगे, या उस पर एश्योरेंस देने वाले वो कौन होते हैं। तो इसको सांकेतिक तौर पे अगर देखा जाए, इसमें अगर कोई संदेश है तो वो क्या है? देखिए, पूरे मामले को हम ऐसा समझ सकते हैं कि आसमान से गिर के जैसे कोई खजूर पे लटक गया। जब नीतीश कुमार वहां से पटना से रवाना हो रहे थे कल, तो उससे पहले जीतन राम मांझी ने, जो नीतीश कुमार के जो प्रिय अधिकारी हैं, जिनके सहारे अब तक वो सरकार चला रहे थे, चंचल कुमार और बाकी लोग, जिनके जरिए नीतीश की बात ही सरकार में चलती थी, उन सबको हटा दिया जी। और जब वो पटना से दिल्ली रवाना हो रहे थे, गृह सचिव को भी हटा दिया उन्होंने, गृह सचिव को हटा दिया, अमीर सुमार साहब को। हाँ, सुमार। तो ये एक जख्म पे नमक छिड़कने जैसा था, जहां अब तुम्हें जो करना है जो कर ले जी। और इस साथ साथ ये बयान दिया कि मैं आखिरी गेंद तक बल्लेबाजी करूंगा। साथ साथ ये बयान दिया कि अगला मुख्यमंत्री, मेरी उम्र का तो पता नहीं, लेकिन अगला मुख्यमंत्री दलित परिवार से ही होगा। तो एक पूरे जो बैलून या गुब्बारा फूला था, जो जनादेश का हिमांशु जी बता रहे थे, उसको पंक्चर कर दिया। नीतीश कुमार जिस रास्ते से चलना चाह रहे हैं उसमें उनके लिए साफ साफ एक बाड़ लगा दिया। इस रास्ते से, इस तरीके से आप चल नहीं सकते हो। और नीतीश कुमार ये कहते वहां से निकले थे बड़े थोड़े अहंकारी भाव में कि इसको, मुख्यमंत्री को हटाने के लिए, इन ऐसे फैसले के लिए उन्हें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, वो विलय के फैसले पर आए हैं जी। और जो दिल्ली से खबर है दिलीप जी, वो दिल्ली से खबर यह है कि यहां आने के बाद वो लालू प्रसाद से मुलाकात की, शरद यादव से मुलाकात हुई। दोनों मुलाकातों में उनको जीतन राम मांझी को हटाने के मामले में कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला। इनफैक्ट शरद यादव के यहां से उन्हें ज्यादा निराशा हाथ लगी, क्योंकि शरद यादव ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सामने आज की तारीख में कोई बार्गेनिंग पॉइंट नहीं है। नीतीश जो कुछ शरद यादव, लेकिन इसमें जो असल है कि क्या नीतीश कुमार और लालू जी मिलके वाकई इस चीज को, जीतन राम मांझी को हटाने का फैसला, क्योंकि ये सियासी फैसला है, देखिए, और इसके सियासी नुकसान और फायदे का आकलन किए बगैर, और अगर आप एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह इसको देखें तो इसका सीधा सीधा नुकसान दिखता है।
किसी को भी दिखता है। तो क्या ये अगर आपको दिखता है इसका नुकसान, तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को इस चुनाव के वर्ष में जहां पे जाति और जातीय समीकरण को बनाया जाता है वहां बिगाड़ने का खेल करके वो अपनी सियासत को बिगाड़ेंगे? अब देखिए, लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों राजनीतिज्ञ हैं, दोनों अपने अपनी तरीके से राजनीति करते हैं, जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा कुशल, मतलब कुशलता, राजनीतिक कुशलता में इसे दुगने हैं लालू यादव से नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की क्या होती है कि वो बहुत इमेज कॉन्शियस आदमी है। वो नहीं चाहेंगे कि एक दलित मुख्यमंत्री को हटाने का दाग उनके ऊपर लगे जी। तो दाग लगाने के लिए किसी और को आगे करना चाहेंगे। तो उनके लिए लग रहा सबसे बढ़िया कि लालू यादव को आगे कर लो। आप ध्यान दीजिए, उन्होंने ये भी कहा कि भाई खबर छपी आज अखबारों में, हमें लगता है कि प्लांट करवाया गया है कि लालू यादव शुरू से ही मांझी के खिलाफ रहे हैं और लालू यादव नीतीश पर दबाव डालेंगे कि आप मांझी को हटाओ। तो ये जो खबर है प्लांटेड खबर है, मैं पक्का मानता हूँ। ये खबर जानबूझ के प्लांट करवाया गया है, वो इसलिए कि ताकि अगर मांझी हटे तो दाग नीतीश पर न लगे, वो दाग लालू पर लग जाए। जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे 1995-96 में, उस समय जॉर्ज पर को उन्होंने आगे कर दिया। सब लोग बोला कि नीतीश कहाँ तैयार हो, तो जॉर्ज हैं। तो जॉर्ज को आगे करके उसी तरह से जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ आग उगल रहे थे तो ये चाहते थे कि शरद यादव थोड़ा मोदी के प्रो लाइन ले लें ताकि उनके साथ फिर मौका मिल जाए। बोले कि हम तो इनके साथ घसीट कर आ गए, लेकिन शरद जी ने भी वो लाइन नहीं लिया। तो हमेशा एक अपने सामने एक ढाल रखते हैं बना करके कि अगर कोई दाग उनके ऊपर पड़ रहा हो तो उस दाग को, उस ढाल को आगे करके उस पर दाग लगा दो। तभी वो लालू यादव का इस्तेमाल, क्या लालू यादव इस बात को नहीं समझते? लालू यादव को सियासत करना है, सत्ता की सियासत उनके सामने है। इतना तो जिस राजनीतिक चुनौती से इस वक्त गुजर रहे हैं, इस तरह का फैसला चुनावी वर्ष में लेने की क्या उनकी सियासी फैसले? देखिए, जहां तक मैं लालू यादव को समझता हूं कि वो भी इस बात को समझते हैं और वो खुद भी अपने माथे पर एक दलित मुख्यमंत्री को हटाने का दाग नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति पर। तो फिर जो आप कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो नीतीश की जो भी राजनीति है ना, उसकी सफलता में हमें संदेह है। यानी वो मांझी को हटा पाएंगे, इसमें भी आपको शक है? इसमें हमको शक है। इसके लिए फेंका जाएगा क्या कि हम तो नहीं बनेंगे, किसी दलित को बना दिया जाए। जी, नाम आ रहे हैं, उदय नारायण रमेश राव ने भी अपना नाम लिया है, एक श्याम रजक का भी नाम आया है। तो उसमें कि इतने सारे लोगों को कंफ्यूज करके फिर हम अंत में बन जाए। मतलब है कि एकदम एक स्विच ट्रेड होता है कि एक ट्रेडर होता है ना, आपको दिखाएगा कि 1 रुपये में एक गोला है, लेकिन ये सब ठीक है, लेकिन जो मैसेज जाएगा, जब आपने दलित को बनाया तो एक मैसेज गया बिहार में। आपने एक सियासी चाल, चाणक्य की तरह लोग माना, जो भी राजनीतिक विश्लेषक थे माने कि बहुत अच्छी सियासी चाल की तरह से देखा गया कि इससे फायदे हो सकते हैं। क्या है हिमांशु, इस समय में जब चुनाव के साल में हो, आप चुनाव कभी भी हो सकता है, जब पूरी स्थिति जब इस तरह का है, तो क्या कोई भी सियासी दल का नेता, वो भी मजे हुए राजनेता, इस तरह के फैसले को लेने की स्थिति में रहते हैं? दिलीप जी, एक मुहावरा है हिंदी में, आप भी जानते होंगे कि आग चूल्हा में भी जलता है और आग घर भी जला देता है। महादलित की राजनीति नीतीश कुमार ने शुरू की और उसका बहुत राजनीतिक लाभ भी मिला, वोट में भी तब्दील हुआ। ये महादलित शब्द, आप भी बिहार के हैं, हम भी बिहार के थे, ये महादलित शब्द नहीं था, ये इनका इजाद किया हुआ है। इन्होंने इस महादलित जो मतलब दलितों के राजनीति के क्षितिज पर कहीं था ही नहीं, पासवान को हटा बड़ी तादाद थी, लेकिन इसको किसी ने एकजुट करने का प्रयास नहीं किया था। वो नीतीश कुमार ने किया, उसका राजनीतिक लाभ भी मिला। और उसी कार्ड को आगे बढ़ाने के क्रम में इन्होंने जीतनराम मांझी को आगे किया कि जो उनकी सोच थी ये रिफ्लेक्ट हो कि ये केवल बोलते नहीं है, दिखाते नहीं है, लेकिन जो कहते हैं वो करते हैं। उसी का परिणाम था जीतनराम मांझी का मुख्यमंत्री बनना। और उसी आग से, जिस आग से उनका चूल्हा जल रहा था, हो न हो वही आग उनका घर जला दे। इसलिए ये इस बात को जानते होंगे, जानते होंगे, इसलिए बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। यही सवाल जानते हैं और उपेंद्र जी भी जानते हैं, बिहार की राजनीति को समझने वाले सारे लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार के पीछे आज एक जेडीयू का बड़ा धड़ा नीतीश के पीछे खड़ा है। इसमें कहीं दो राय नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार अगर गंभीरता से प्रयास करें तो शायद शरद यादव जी को भी वो समझा सकते हैं। लालू यादव जी भी आज राजनीति के जिस मोड़ पर हैं वो भी बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी ये जानते हैं कि इनको हटाने का फैसला
कितना खतरनाक होगा। एग्जैक्टली वही सवाल है, कैसे करेंगे? देखिए यही सवाल है अगर क्या उनके मन में ये है कि नहीं इनको हटाएंगे, तो उनके लिए अब रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे कैसे हटाए। जैसा उपेंद्र जी ने कहा कि वो ये अपने सर पर पाप नहीं लेना चाहेंगे, वो रास्ता तलाश रहे हैं ये इसका ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए। ये तमाम चीजों पर अब नीतीश कुमार जी, देखिए ऐसा है कि वो अपने ही, नीतीश कुमार जी को किसी ने फंसाए नहीं है, वो खुद अपनी जाल में फंस गए हैं। जो खुद अपनी जाल में फंसता है उसको कोई और नहीं बता सकता है कि आप कैसे निकलेंगे। जाल आपने बुना है, निकल सकते हैं निकल जाइए, नहीं तो फंस जाइए। तो आपको लगता है कि वो अपने बनाए जाल में ही फंस गए। जी आलोक जी, लेकिन जो मेरा सवाल है, चूंकि इस वक्त विलय की प्रक्रिया है, विलय की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, वो लगातार मोदी को चुनौती देने की बात कर रहे हैं, बीजेपी को चुनौती देने की बात कर रहे हैं, और बीजेपी और मोदी को इस वक्त चुनौती देने के लिए उनको भी पता है, लालू जी को भी पता है, नीतीश जी को भी पता है, जेडीयू आरजेडी के तमाम नेताओं को पता है कि अगर बीजेपी को चुनौती देना है तो बीजेपी की चुनौती देने के लिए आपको सामाजिक सियासी समीकरण का ध्यान रखना होगा। और ऐसे वक्त में सियासी समीकरण के ध्यान मतलब जोड़ने के बजाय अगर तोड़ने में लग रहा है, तो इसका ये क्या सियासी किसी भी नेता के लिए, जो अगर आप खुद भी जाल बने हैं, खुद भी चाल चले हैं, उसमें फंस के आप चाहेंगे उसमें निकलने के लिए, उसमें मरना नहीं चाहेंगे आप। बिल्कुल, ये बिल्कुल गले की हड्डी बन गया है दिलीप जी। और आप नीतीश कुमार की अगर इस राजनीति को देखें ना, महादलित आया कहां से? दरअसल उनको रामविलास पासवान को बिहार की राजनीति में दरकिनार करना था, और इस दरकिनार करने के सिलसिले में वो लगातार लगते रहे थे। जब जनता दल हुआ करता था उस वक्त भी, जब लगातार रामविलास पासवान की जॉर्ज फर्नांडिस से अच्छे रिश्ते थे, लेकिन उस रिश्ते को कैसे फासला में लाया जाए और रामविलास पासवान को किनारे में धकेला जाए ताकि बिहार की कुर्सी पर आसानी से पहुंच जाए, ये लंबी सियासत है। मैं 96 में रामविलास पासवान के साथ एक चुनाव दौरे में था। मैं आपको बताऊं, नीतीश के परिवार पे, घर पे हमला हुआ था और रामविलास पासवान दौड़ के उनके घर पे चले गए थे। उस मीडिया टीम के साथ मैं सदस्य था, और वहां से मेरे सामने जो फोन किया गया, तो नीतीश कुमार का जो रिएक्शन था, उनको यह बात भी पसंद नहीं थी कि इसमें कहीं राजनीति हिस्सा ना हो जाए, तो कि वहां जाए। तो इस लेवल पे वो एक स्पेस बना रहे थे। और उसको जब वहां मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने वहां महादलित का एक फार्मूला तैयार किया ताकि बिल्कुल अलग थलग हो जाए और उनके लिए एक स्थायी भाव से एक स्थिति बनी रहे और महादलित उनके साथ रहे। इसी चक्र में उन्होंने कांग्रेस के एक सदस्य व्यक्ति को, जो आरजेडी के मार्फत जेडीयू में आया था, उसको समझ लिया कि ये मेरा ट्रम्प कार्ड हो जाएगा। लेकिन जो कांग्रेस की लंबी राजनीति कर चुके थे जीतन राम मांझी, और उसके बाद आरजेडी की सरकार में मंत्री रह चुके थे और फिर इनके पसंदीदा बने थे, तो वो भी कम से कम इतनी राजनीति तो जानता होगा, क्योंकि कांग्रेस में रह चुका था। तो नीतीश कुमार कांग्रेस में नहीं थे, तो उनसे ज्यादा बड़ा घाघ रहा होगा। तो ये चीज उनको लगता है, मुझे यहां बैठ के ये लग रहा है कि ये समझने में भूल हुई कि महादलित में से चुनना ही था। इसके कई और पहलू है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। है बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में की जो सियासत है इस वक्त, दलित बनाम जो अन्य पिछड़े और दलितों की वहाँ जो सियासत चल रही है खास करके, और जो जीतन राम मांझी ने कहा है उस पर चर्चा करते हैं। नीतीश जी की तो हमने चर्चा कर, लेकिन जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं उपेंद्र जी कि अगला मुख्यमंत्री जो भी होगा वो अब दलित होगा, इसके क्या महत्व? जीतन राम मांझी ने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, तो चुनाव के बाद वाली स्थिति की बात कर रहे हैं। एक और पूरा देखिए किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, क्या क्या उन्होंने कहा है। वो बोल रहे हैं कि मैं जानता हूं मैं बहुत दिनों तक नहीं रहूंगा जब तक चुनाव नहीं, मुझे इसका कोई वो नहीं है, मतलब चुनाव तक तो मैं रहूंगा, ये असर्ट कर रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं उसके बाद जो बनेगा वो दलित होगा। तो एक नई तरह की बिहार में सियासत की वो रास्ता तलाश रहे क्या? क्या बिहार में जो आने वाले चुनाव का इसका मतलब ये है कि जो बीजेपी है, जो आरजेडी है, जो जेडीयू है, जो कांग्रेस है, उन तमाम लोगों के लिए एजेंडा सेट कर रहे हैं कि ये जो वोट बैंक है जिसपे आपकी नजर है, वो जो है वहां से अब चीजें निकलेंगी, नहीं तो आपकी सियासत नहीं चलेगी। अब देखिए मांझी है जो अपना जो पद पर आगे बने रहने के का रास्ता तलाश रहे हैं।
अभी आप देखिए कि अभी तक नहीं, एक तो है अपने पद पे बने रहने का रास्ता तलाशना, दूसरा है राजनीति और सियासत जो बिहार की अब तक रही है कि पिछड़ों की सियासत, पिछड़े जो है वो नेतृत्व देते रहे हैं, उसको वो बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं अब नेतृत्व जो है पिछड़े से आगे आके दलित के पास जाए। देखिए इस तरह से आइडियोलॉजिकली तो मानना सही नहीं होगा। नहीं, आइडियोलॉजी के माने नहीं, खुद लेकिन बनने के लिए प्रैक्टिकली ये स्थिति है। उनकी जो पॉलिटिक्स है, जो भी आइडियोलॉजी बतला रहे हैं, जो भी वो कह रहे हैं जी, वो ये कोई पिछड़ा और दलित के बीच में नहीं विभाजन क्रिएट कर रहे हैं। वो अपना पद पर बने रहने के लिए उसको ये सब, जब वो ये उनका तंत्र है। ये आप कह रहे हैं हिमांशु जी, लेकिन इसको अगर देखा जाए कि वो एक नई लाइन खींच रहे हैं, एक नई लकीर खींच रहे हैं। वो कह रहे हैं अगला मुख्यमंत्री दलित होना चाहिए या दलित होगा। इसके क्या माने हैं? इसको संकेत क्या है, संदेश क्या है? क्या वो उस जो 13%, 14%, जो भी जितने भी 17% जितने भी परसेंट है, क्या उनको वो लामबंद करने का प्रयास नहीं कर रहे? क्या वो राजनीतिक एजेंडा नया सेट करने का प्रयास नहीं कर रहे? मैं एक हालांकि भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी नहीं, राजनीतिक विश्लेषक के नाते मैं एक प्रयास करता हूं। आने वाले दिन में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहें या हटाए जाएं, ये अब तय मान लीजिए कि जीतन राम मांझी चाहे अनचाहे दलित और महादलित के एक बहुत बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे। अब जितने भी दलित और तो मैं वही कह रहा हूं, बिहार की सियासत में परिवर्तन। देखिए, राजनीति हो या समाज का कोई भी वर्ग हो, आगे बढ़ने की लालसा होना कोई अपराध नहीं है। लोग अवसर की तलाश में रहते हैं, अवसर मिलता है तो खुद को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जीतन राम मांझी को अवसर मिला है, वो खुद को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि परिस्थितियां उनके अनुकूल ना हो, उनको पद से हट जाना पड़े या हटा दिया जाए। बावजूद इसके वो खुद को दलित या महादलित के नेता के तौर पर खुद को स्थापित करेंगे और मुझे लगता है कि इस प्रयास में वो जरूर सफल रहेंगे। मुख्यमंत्री बन पाए या न बन पाए, लेकिन दलित और महादलित के एक बड़े नेता के तौर पर वो उभर चुके हैं और वो स्थापित हो जाएंगे। अवधेश जी, बिहार के क्योंकि समय बहुत कम रह गया, हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा। ब्रेक पे जाने से पहले चाहते हैं कि बिहार में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, नीतीश कुमार की जो सियासत है, जीतन राम मांझी जो सियासत कर रहे हैं, क्या इससे बिहार की सियासत अब जो है बदलने वाला है? यहां से अभी चुनाव में देखिए करीब 8 से 9 महीने बाकी। चुनाव पहले भी हो सकते हैं। पहले की संभावना अभी कम है, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल समर्थन लेने नहीं जा रही है। कम है, लेकिन बिल्कुल उसको रूल आउट नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि मांझी ने जिस ढंग से, चूंकि जीतन राम मांझी बिहार में एक नेता रहे हैं, लेकिन ऐसे कद्दावर नेता नहीं रहे हैं कि राजनीति में एक नेतृत्व के तौर पर उनकी पहचान हो। पहली बार मौका मिला है और जिस व्यक्ति के पास गहरी राजनीति, मौका मिला तो चौका मार रहे हैं वो। ना मेरे को पूरी करने दीजिए ना। आपको चौका लग रहा है, मुझे तो आउट भी दिख सकता है ना। तो आउट से ही चौका मारेंगे, स्टंप्ड भी दिख सकता है ना जी। तो जिसके अंदर गहरी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दर्शन का अभाव होगा ना, जिस नेता के अंदर विचारधारा नहीं होगी, वो इसी प्रकार से अपनी लोकप्रियता। वैसे नेता बिहार में कौन है? वैसे नेता बिहार में कौन है? आप जब बिहार में सियासत करते हैं और बिहार की सियासत को आप, मैं कह रहा हूं कि इससे उसको क्षति या लाभ है। मैंने विश्लेषण किया कि चूंकि जब व्यक्ति के पास गहरी सोच नहीं होती है, दर्शन नहीं होता है। आप ये कैसे कह सकते हैं गहरी सोच और दर्शन नहीं है, जबकि सियासत को उन्होंने ऐसी स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार और लालू जैसे खिलाड़ी जो है आज वहां पे वो सोच रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो सियासत आगे की कैसे करें। ये आपका विश्लेषण हो सकता है, मेरा विश्लेषण नहीं, ये तमाम मीडिया में यही है। मेरी इससे पूरी सहमति नहीं है। आपकी सहमति नहीं, मेरा तो सवाल है कि अगर ऐसे महारथियों को उन्होंने ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि वो उनको न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। उसका कारण है कि आपने मुख्यमंत्री बनाया है तो उसको अचानक हम हटाते हैं। वो एक जाति का है, उसने ऐसी स्थिति उभार दिया है, तो जो हटाने के वो तो कह रहे हैं महादलित बनेगा। लेकिन जो मैं दूसरी बात कर रहा हूं, देखिए ऐसा है कि जैसे ही वो पद से हटेंगे, परवेज मुशर्रफ इतना लोकप्रिय आदमी था, पद से हटते ही उसकी क्या हालत हो गई। तो जीतन राम मांझी जब पद से, लेकिन बिहार की सियासत और पाकिस्तान के सेना प्रमुख के सियासत में जी जीतन राम मांझी, नहीं आप जो कंपेयर कर रहे हैं अवधेश जी, आप ही बोलेंगे कि नहीं मैं जीतन राम मांझी के पास अपना संगठन नहीं है कि उसके आधार पर खड़ा होकर वो लोकप्रियता बनाए रख सके। आपको याद, अगर आप इसी लालू और नीतीश के पास है तो जो संगठन की धारा होगी उसके अनुसार वहां संगठन से ज्यादा जातीय आधारित सियासत है, जहां 3%, अगर कुर्मी को देखें 3% कुर्मी को लेकर नीतीश कुमार इस तरह की सियासत कर सकते हैं, तो 17% दलित को जोड़ के
मांझी क्यों नहीं कर सकते? जीतन राम मांझी के पास अगर ये क्षमता है कि पार्टी तोड़ के अलग पार्टी बना के और कुछ कर सकते हैं तो करने की कोशिश करें। मेरा मानना है कि एक पद मिला है, उस पद का उन्होंने अपने अनुसार उपयोग किया है, एक लोकप्रियता हासिल की है। अगर लालू और नीतीश का सपोर्ट मिलता तो वो निश्चित रूप से वो एक शक्तिशाली और एक ऐसे नेता बन सकते थे जो कि शायद आगे चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। लेकिन जब संगठन और नेता उनके पीछे से हट जाएगा तो फिर उनकी लोकप्रियता भी 5-6-7 महीने में धीरे 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 अपने आप लोगों की स्मृति से विलुप्त हो जाएगी। ये विलुप्त हो जाने वाली स्थिति है। अब देखिए, एक व्यक्ति के रूप में तो विलुप्त हो सकती है, आइडिया के रूप में, जिस आइडिया को वो खींच रहे हैं। हाँ, तो आइडिया नहीं, वो जो दलितों में सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, दलितों में जो आक्रोश होगा पैदा नीतीश कुमार के खिलाफ है, लालू के खिलाफ, उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ेगा। वो चुनाव, उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट का फायदा बीजेपी को हो सकता है, दूसरी पार्टी है, लेकिन उसका फायदा मांझी जी को पर्सनली हो जाएगा। नहीं, मांझी सवाल है, मेरा सवाल है सियासत को लेके कि क्या इस तरह के सियासत को आप फिर देखिए सियासत बैक बर्नर पे डाल सकते? बिहार में आपने नहीं डाल पाए। सियासत पर असर पड़ेगा, बिहार की राजनीति है उससे निश्चित रूप से प्रभावित होगी, और वो प्रभावित ये होगी कि जो उसका फायदा उठाने में समर्थ पार्टी होगी वो उठाएगी। लेकिन ये वो किसी और को भी मिल सकता है। लेकिन ये अभय जी के बात से मैं सहमत हूं कि वो बहुत बड़े ताकत बन जाएंगे, वो बिहार के मायावती बन जाएंगे, वो नहीं समझ, क्योंकि उसके लिए संगठन चाहिए। बिना संगठन बिल्कुल हिमांशु, बहुत आप बिल्कुल कम शब्दों में इसको आप निचोड़ अगर कंक्लूड करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, मेरा ये मानना है कि बिहार की राजनीति आज जिस मोड़ पर खड़ी है, ये समस्या नीतीश कुमार ने पैदा की है, समाधान इसका नहीं ढूंढ पाए तो वो खुद समस्या के शिकार हो जाएंगे। आलोक जी, बहुत कम शब्दों में। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी को कहीं से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मदद मिल रही होगी और वो खुराक आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। चलिए, चूंकि नियाज फारूकी साहब हमारे जो है जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे उस पर हम जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और हम चर्चा करेंगे पेरिस हमले के बाद एक हमले हो रहे हैं। आज तीसरे दिन भी वहाँ हमला हुआ है, लेकिन जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ तो दुनिया के तमाम देश, तमाम मुल्क इसको लगातार उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसको कंडेम कर रहे हैं, लेकिन कुछ सियासत और बयानबाज भारत में है जो इसको बैकलैश की तरह भी देख रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है जिस पे हम चर्चा करेंगे कि इजिप्ट के राष्ट्रपति ने जो कॉल दिया है, जो उन्होंने आह्वान किया है कि रेवोल्यूशन इन इस्लाम टू रिफॉर्म द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फेथ, यहाँ पे एक रेवोल्यूशन की आवश्यकता है इस्लाम को। इस पे चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। नए मेहमान आनंद साहू जी, नेता बीजेपी के हैं, और हमारे साथ नियाज फारूकी साहब हैं, सचिव जमीयत उलमा हिंद के। बहुत बहुत स्वागत है। नियाज साहब, आपसे शुरुआत करेंगे। जो कुछ हुआ पेरिस में और जो कुछ पेरिस में हो रहा है और जो कुछ प्रतिक्रियाएं हैं उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि पेरिस में जो कुछ हो रहा है, हमें ये समझना चाहिए कि वो पेरिस में हो रहा है जी, वो इंडिया में नहीं हो रहा है। तो इंडिया में हम चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं, हमारे अलग पैमाने हैं, अलग हमारी सोच है। तो चाहे इस्लाम मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, चाहे हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, और चाहे हमारा कानून हो जी, तो हमारी परिभाषाएं अलग हैं, हमारी सोच अलग है। इस्लाम की भी परिभाषा और इस्लाम के बारे में भी हमारी सोच अलग है। तो अभी काफ़ी मीडिया में इस बात पे कंफ्यूजन है कि हम चीज़ों को जो फ़र्क है उसको नहीं समझते हैं जी। तो जो कुछ इजिप्ट में, जो कुछ फ्रांस में हो रहा है, या जो हुआ, किस संगठन ने हमला किया और किस, तो सबसे पहली बात यह है कि ये चीज़ समझने की है कि हमारे हिसाब से वो उनको इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव ना है, ना समझना चाहिए। लेकिन जब वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, जब वो कहते हैं कि हमने पैगंबर का बदला लिया, तो क्या जो बात आप कह रहे हैं इसको लगता है तो कि ये बात इसलिए
उनके ये कह देने की वजह से जी तो हम ये समझे कि इस्लाम को उन्होंने हाईजैक कर लिया। अब इस्लाम के तो ब्रांड उन्हीं का हो गया, अब तो दुनिया में और किसी का तो इस्लाम के बारे में कुछ और बचा नहीं। अगर कोई इसी तरीके से अल्लाह अकबर का नारा लगा देने से क्या वो उन्होंने ब्रांड अपने लिए लिखवा लिया है कि यही इस्लाम है? तो ये चीज़ फ़र्क, इस फ़र्क को समझने की बात है। जी हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान और जो हमारा इस्लाम की समझ है वो बिल्कुल अलग है। आप एक चीज़ देखिए कि कुछ लोग जो थे वो इस्लाम के बारे में अलग नज़रिया रखते थे तो उन्होंने पाकिस्तान बना लिया, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान जो थे उससे फिर भी इफेक्टेड नहीं हुए। हमारी वही सोच है कि आपस में प्लुरलिस्टिक सोसाइटी, आपस में मिलकर रहने की जो हमारी सोच है, गंगा जमनी तहजीब के बारे में जो हमारी सोच लेकिन है। आज हम एक ग्लोबल एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हम हर चीज से प्रभावित होते हैं, और अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो उससे हम बिल्कुल ये देखें कि यहाँ पे नहीं हो रहा है और यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ नहीं होने वाला है, उसको भी अगर मान के हम देखें तब भी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका असर हमारे ऊपर होता है। उस पर हमारी सोच और समझ जो है उसको हम अलग नहीं रह सकते हैं। दुनिया में देश, कोई भी मुल्क आज अलग नहीं रह सकता है। असर होता है, लेकिन उसमें फ़र्क जो है उसको अगर हम नहीं समझेंगे जी, मिसाल के तौर पर किसी देश के अंदर जो है वो कुछ लोग जो एक्सट्रीमिस्ट हैं या इस्लाम के बारे में उनका नज़रिया हमसे अलग है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के मुसलमानों को देखना या इंडिया में इस्लाम के बारे में सोचना तो गलत बात होगी ना। नहीं, इंडिया में इस्लाम के बारे में नहीं सोचने की बात है। तो सवाल है कि तो मीडिया में यही हो रहा है, अभी तो मीडिया में यही हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो जो कुछ हुआ है वो इस्लाम है और वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ना इस्लाम को वो रिप्रेजेंट करते हैं और ना इस्लाम को इससे इस्लाम के ऊपर कोई असर पड़ता है कि इससे इस्लाम के अंदर कोई रेवोल्यूशन की जरूरत हो। इजिप्ट के राष्ट्रपति जो बात कह रहे हैं, जिसपे हम आज चर्चा के लिए आपको आमंत्रित की, वो कह रहे हैं कि एक नए जो रेवोल्यूशन की इस्लाम में जरूरत है ताकि हम उसको रिफॉर्म कर सकें। और ये जो दुनिया भर में एक मैसेज है कि मुस्लिम वर्ल्ड इज अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड इट इज पिटेड अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के आमने सामने है। अगर वो कह रहे हैं तो ये जो चिंतन है या जो सोच है या जो उन्होंने भाषण दिया है, इसको कैसे देखा जाए, इसके साथ जोड़ते हुए जब उन्होंने फ्रांस के हमले के साथ कहा है? देखिए, जो इजिप्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है जी, और पिछले कई सालों से इजिप्ट जिस हाल से गुजरा है जी, खुद इजिप्ट के जो समाज है और वहाँ का जो इस्लाम है जी, उसके बारे में बहुत सारे सवालिया निशान हैं हमारे सामने। वो भी जो कुछ वो फेस कर रहे हैं उसको देखते हुए उनको यही कहना चाहिए जो वो कह रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया के जो मुसलमान हैं और जो हम लोग इस्लाम का नज़रिया है, इजिप्ट के हालात उस पर फिट नहीं होते हैं। इस फर्क को जरूर समझना चाहिए। दुनिया में जो मैसेज है, जो इस वक्त जिस पे चर्चा, दुनिया में जो मैसेज है वो क्या है? मैसेज क्या है कि इट्स अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन? नहीं, फर्क क्या है? मेरा एक जो बार बार आप बता रहे हैं कि इसको फर्क को समझना चाहिए। हिंदुस्तान का इस्लाम अलग है, आपके नजर में क्या है? मतलब हम लोग जो यहाँ बैठे हैं मीडिया के लोग, हम ये नहीं मानते हैं कि दुनिया का मुसलमान आतंकवादी हो गया है या इस्लाम आतंकवादी मजहब है जो आप मीडिया का विश्लेषण कर रहे हैं, ये कतई नहीं है। लेकिन अगर कोई इस्लाम का नाम लेकर के, और एक जगह नहीं पूरी दुनिया में जगह जगह अगर कोई खून और कुछ हिंसा कर रहा है उसके नाम पर, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, अफगानिस्तान के अंदर हो, ईरान में हो, सीरिया में हो, कर रहा है, तो उसको किस नजरिए से देखा जाए, ये मूल प्रश्न है। उसको किसी अलग अलग के हिंदू उसके बारे में अलग सोचे, मुसलमान उसके बारे में अलग सोचे, सबसे पहले वो हमारे बीच में विभाजन का कारण नहीं बनना चाहिए। ठीक है, मैं सहमत हूँ, हम लोग अच्छा, सहमत। अब हमारे यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों का जनरली स्पीकिंग आमतौर से ये नजरिया है कि दहशतगर्दी, चाहे ये आतंकवाद, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते और इसे कंडेम करते हैं। चाहे किसी भी, चाहे जमीयत उलमा हिंद का है, वो जमीयत उलमा हिंद का नहीं बल्कि जनरली हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों का है। कुछ बहुत ही रेयर एक्सेप्शन मिलेंगे जो इस बात को 51 करोड़ राशि की घोषणा करने वाले भी तो हैं। वो एक्सेप्शन वो कह ऐसे लोग जो जिनको हम फ्रिज एलिमेंट कह सकते हैं, कम है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। ठीक है,
अब हमारा क्या है कि हम उन लोगों को नहीं इस्लाम तो का अब भारत का हमने स्पष्ट कर लिया, जरा ग्लोबल टेररिज्म पर क्या नजरिया रखा जाए ये बता दी। भारत का हम लोगों को तो मान देखिए, ग्लोबल अगर आप उसमें जाएं तो बहुत सारे कंट्रीज में, जो बहुत सारे कंट्रीज जिनके नाम लिए जा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी हैं कि जिनमें ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो हम लोग तो जहां है देख रहे हैं कि एक पत्रिका के दफ्तर पर इस प्रकार से हमला हो जाता है, और एक नहीं है, इस समय स्कूल पर हमला हो जाता है कहीं इतने ज्यादा 1,88,000 लोग पिछली बार जो है पिछले साल मारे गए इसी टेररिज्म में। सबसे ज्यादा सीरिया में मारे गए हैं, मारने वाले भी मुसलमान, मरने वाले भी मुसलमान। तो इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जहां नहीं होता है वो ठीक है, लेकिन जहां हो रहा है, बोको हरम ने अब एक शहर को आग लगा दिया है नाइजीरिया में, चारों तरफ से घेर करके 10,000 लोग, शहरों पर लाशें बिछी हैं। तो उसको तो देखना पड़ेगा ना, उसका कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। वो इस्लाम का नाम ले रहे हैं, तो उसमें जो इजिप्ट के राष्ट्रपति ने कहा है कि एक रिफॉर्म के लिए जरूरत है, उसको आप स्वीकारते हैं नहीं स्वीकारते हैं? देखिए, जो लोग इस बात को कह रहे हैं, अब सीरिया की है, सब लोग ये जानते हैं कि ये सीरिया हुआ, लीबिया हुआ, इराक हुआ, ये लड़ाई इस्लाम और रिलीजन की नहीं है। ये लड़ाई इंटरनेशनल, ये ऑयल की वॉर है। वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पे कौन कब्जा करेगा और कौन, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो उसको रिलीजियस रंग दिया गया, उसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें। आप फारूकी साहब ये कह रहे हैं कि जो कुछ ऐसे वायलेंस और हिंसा जो दुनिया भर में हो रहा है, वहां धर्म नहीं, वहां व्यापार का जो है वो व्यापार है, पॉलिटिक्स है जी, इंटरनेशनल हेजेमनी जिसे आप कहें जी। और ये ऐसा नहीं है कि सारी जो है, इससे पहले जब वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन थी, अब आप ये बताइए चाइना में जो कुछ हो रहा है, या जो आपके ये सोवियत ब्लॉक के अंदर जो हो रहा है, रूस में, या इंडिया के अंदर, आप ये बताइए कि अब ये जो असम में जो कुछ हो गया, पाकिस्तान में भी हो रहा है, तो पाकिस्तान में भी हो गया। सबको एक नजरिए से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि जो कुछ भी है इसके पीछे रिलीजन कम है और इसके पीछे दूसरी चीजें ज्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ छवि उल्टा है। जो बात आप कह रहे हैं, एक सेकंड में फारूकी साहब की बात से तीन बातें हो रही है। एक तो एक ग्लोबल टेररिज्म के उस रूप में ये बोलना नहीं चाहते हैं। दूसरा कि ये मानते हैं कि ये टेररिज्म ये एक जैसे अमेरिका और बाकी लोग जो तेल पर कब्जा करना चाहते हैं, दरअसल उसकी लड़ाई है ये, उसको उस नजरिए से नहीं देखा जाए। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई हम भारत में बैठे हैं, दूसरी जगह हो रहा है, तो यहां हमारा नजरिया वो नहीं होना चाहिए जो कि वहां होना चाहिए। मेरी इन तीनों बातों से असहमति है। ये कहते हुए कि हम लोग इस्लाम को आतंकवाद का मजहब नहीं मानते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। हम ये नहीं मानते हैं कि हमारा भारत का मुसलमान आतंकवाद के पक्ष में है या वो देश में आग लगाना चाहते हैं। इससे हम 100% सहमत हैं। लेकिन हम इससे कतई नहीं सहमत हैं कि अगर 1998 में ओसामा बिन लादेन ने इंटरनेशनल इस्लामिक फ्रंट बना के दुनिया के इतने संगठनों को शामिल किया, उसने एक नक्शा पेश किया, या आज बगदादी जो दुनिया में एक खलीफा अपने को घोषित करके नक्शा पेश कर रहा है, और उससे प्रभावित, ये नहीं कि उससे संगठन से जुड़े हुए हैं, उससे प्रभावित होकर के भारत से दुनिया भर से लड़ने के लिए इराक सीरिया जा रहे हैं, वो फ्रांस में कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल इस्लाम की सोच नहीं है, भले वो गलत सोच हो, तो वो तो हमको इस समय स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि हम खलीफा बन चुके हैं, हमारी बात मानो। तो इस्लाम इसके खिलाफ अगर खड़ा हो, इसमें सुधार की बात होती है, उसको अस्वीकार करने का मुझे कोई कारण नहीं है। मैं इजिप्ट के राष्ट्रपति अपने तरह से वो सही है गलत है वो हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय इस्लाम जो है एक मजहब और समुदाय के रूप में प्रश्नों के घेरे में खड़ा हुआ है। मेरा सवाल नहीं, ये क्रूसेड्स की स्थिति बन रही है, उससे दुनिया को बचाना है तो दुनिया भर के मुसलमानों को भी, उनके साथ बाकी लोगों को भी इसमें खड़ा होना पड़ेगा खुल करके। मेरा एक उससे नहीं होगा। अवधेश जी, जो बात आप कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमारे साथ और भी तीन मेहमान हैं। उपेंद्र जी, जो बात कह रहे हैं, लेकिन उसमें जो एक छवि जो है, जो परसेप्शन बन रहा है, वो जो बात फारूकी साहब कह रहे हैं, वो बात अपने जगह पे बहुत दुरुस्त लग रहा है, लेकिन जो छवि बन रही है इस वक्त जो है कि इस्लाम इज बिकमिंग अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड वायलेंस। फारूकी साहब जो बात कह रहे हैं वो समझने के लिए एक गैर मुस्लिम को, मेरे जैसे एक गैर मुस्लिम को पूरा कुरान पढ़ना पड़ेगा, हदीस पढ़ना पड़ेगा, शरिया पढ़ना पड़ेगा, मतलब पूरा इस्लाम का इतिहास और लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, जो कि ये संभव नहीं है। आप ये देखिए कि जो गैर मुस्लिम है
उसके बीच किस तरह का संदेश जा रहा है। जो इस्लाम के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, उसके इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं, उसके लिटरेचर के बारे में नहीं जानते हैं, उसकी मान्यताओं के बारे में भी नहीं जानते हैं, सिर्फ आसपास के जो मुसलमान जो रहते हैं उसको देख करके अंदाज लगाते हैं कि उसकी क्या मान्यता होगी, उसका क्या विश्वास होगा। तो वैसे लोगों में जो मैसेज जा रहा है वो तो यही है कि इस्लाम है जो से हमारे नॉलेजेबल प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, अवधेश जी जाने क्यों नहीं, लेकिन सभी लोग इनके जैसा प्रबुद्ध तो है नहीं। तो वो लोग एक छवि जा रही है कि इस्लाम है जो एक आतंकवाद बढ़ाने का जो है वो इसकी आस्था में है, एक जा रहा है मैसेज। और ये इस्लाम के लिए खतरनाक है, क्योंकि इस्लाम को मानने वाले पूरे जो लोग हैं उन पर सीधे धब्बा लग रहा है। तो उनको ये कहने से कि हमारा हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है अलग है, यहाँ का इस्लाम अलग है, इजिप्ट का इस्लाम अलग है, यूरोप का अलग है, अमेरिका का अलग है, ये कहने से तो काम ही नहीं चलेगा। क्योंकि इसलिए अभी इस्लाम को जितना चुनौती का सामना करना पड़ा है ना आतंकवादियों से, मतलब इस्लाम का एक धर्म के रूप में सबसे बड़ा खतरा ये आतंकवादी हैं जो इस्लाम के नाम पर आतंक फैला रहे हैं। ये ठीक है कि एक इस्लाम अगर हो सकता है कि किसी देश में, जैसे बलूचिस्तान का है, बलूचिस्तान में जो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं वो भी आतंकवाद करते हैं, लेकिन उनके आतंकवाद को इस्लामी आतंकवाद नहीं कहा जाता है, क्योंकि इस्लाम का नाम लेकर के आतंकवाद नहीं फैला रहे हैं। लेकिन जो इस्लाम का नाम लेकर आतंकवाद फैला रहे हैं तो उसको लोग कैसे, जो गैर मुस्लिम है वो क्यों मानेगा कि इस्लाम नहीं दुनिया है? में उसको कैसे ये किया जाए। हिमांशु, इससे पहले कि हम फारूकी साहब के पास जाए, जो बातें फारूकी साहब ने कही, जो बातें हम समझ रहे हैं और जो बातें आज दुनिया भर में जो गुस्सा है, जो रूस है, जो प्रतिक्रिया है, उसको अगर देखा जाए तो उनमें कई सारी, भारत आज अलग नहीं रह सकता है, दुनिया के कोई भी मुल्क अलग नहीं रह सकता है, ये बात दुरुस्त है। जो बात उन्होंने की उसमें भी काफ़ी हद तक जो बात कर रहे हैं उसको हम आप उसको ये नहीं कह सकते, आप उससे असहमति रख सकते हैं कुछ बातों से, लेकिन उसमें काफ़ी फैक्चुअली तथ्य से भरा हुआ है वो। ये देखिए, फारूकी साहब और अवधेश जी ने जो बातें कही, हमने बड़ी गंभीरता से उसको सुना। मेरा ये मानना है कि इस्लाम के नाम पर हो रहा है, या जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो इस्लाम का हवाला देते हैं, वो खुद को इस्लाम के रक्षक के तौर पर खुद को पेश करते हैं। पेरिस की जो घटना हुई वहाँ पर उन्होंने खुद को इस तरह से पोर्ट्रे किया। मेरा ये मानना है कि ये बड़ी, आज के तारीख में स्थिति बड़ी विस्फोटक स्थिति की ओर बढ़ रही है। ये समय है जब केवल जो, जैसे उपेंद्र जी ने कहा कि गैर इस्लाम लोग जो हैं, गैर मुस्लिम लोग जो हैं, उनको भी, और जो इस्लामिक लोग हैं जो उसमें आस्था रखते हैं, ये एक समय है जो दोनों वर्ग और पूरा विश्व इस गंभीर विषय पर संवेदना के साथ बैठे और चिंतन करे और रास्ता तलाशे। क्योंकि मुझे भी पता है और पूरी दुनिया मानती है, पूरा भारत मानता है कि कोई भी धर्म ऐसी चीजों की अनुमति नहीं देता है, चाहे कोई भी धर्म हो। लेकिन इसकी आड़ में कुछ लोग एक लड़ाने की प्रवृत्ति और समाज में या विश्व भर में एक युद्ध जैसे माहौल बनाने में लगे हुए हैं। और कुछ लोगों के चलते अगर सारे लोग ऐसी विचारधारा पालने लग जाएं तो मुझे लगता है कि वो लोग जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं वो सफल हो जाएंगे। तो इसलिए आज वक्त ये आ गया है कि हम एक दूसरे पर उंगली ना उठाएं, बल्कि एक दूसरे के साथ बैठकर समझने की कोशिश करें। हम अपनी विचारधारा में को भी बहुत जल्द प्रभावित न होने दें, एक रास्ता तलाशने की आवश्यकता है। इसमें दोनों को साथ बैठकर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। जी आनंद जी, लेकिन सियासी फायदे और नुकसान के लिए बेतुके दलीलें दी जा रही है। देखिए, मैं एक चीज कहता हूं कि आज चाहे अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे कोई भी राष्ट्र हो, आज मुझे लगता है कि अगर कोई भी राजनेता हो, चाहे वो कोई जमात का नेता हो, चाहे वो किसी समुदाय का लीडर हो, चाहे कोई धर्मगुरु हो, जो जैसा बोएगा वही उसको काटना पड़ेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा उन ऐसे तत्वों को संरक्षण दिया गया। आज देखिए हाफिज सईद क्या कर रहे हैं, खुलेआम बयान दे रहे हैं। इतने बड़े घटना होने के बाद, मासूम लोगों की निर्मम हत्या के बाद वहां पर आतंकवादियों की खात्मा की बात होना चाहिए, वहां बिना कोई बात के भारत को कोसने लग गए। तो ये जो तत्व हैं, ऐसे लोगों को जब तक नकेल नहीं कसा जाएगा, और जो ऐसे प्रोड्यूसर अपने आप को कि समाज और देश के हितैषी बन के दुनिया को उल्टे दिशा में ले जाने का काम करने वाले लोग, आप देखिए, एक और बात मैं जोड़ूंगा जी कि देखिए, आप जिस तरह से अभी भाई एक प्रिसाइजली कम शब्दों में कि
तेल फारूकी साहब कह रहे थे कि तेल का खेल। मैं यहां कहता हूं तेल का खेल नहीं, ये जो पैसा का खेल है। देखिए जितने भी गल्फ कंट्री हैं सबसे रिचेस्ट लोग हैं वहां पर, और उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय जो ये कौम है उसको दुनिया में और ताकतवर बनाना है। इसके लिए बहुत सारे जो मुस्लिम धर्म के जो अपने आप को बहुत बड़ा हितैषी मानते हैं वो वहां जा करके उनसे ले दे करके पैसे ले करके और ऐसे आतंकवादी निर्माण का जो काम कर रहे हैं उसको लगाम लगाना पड़ेगा। नहीं तो दुनिया को ये सबसे बड़ा अगर भक्षक होगा मुस्लिम समुदाय का तो ये आतंकवादी होंगे पहले। चलिए वो जो लोग आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, चलिए आतंकवादी जाति धर्म हो, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। चलिए ठीक है आनंद साहू जी, आपने अपनी बात कह दी तो पहले अपने ही घर में धन्यवाद, आपने अपनी बात कह दी, पहले चुभेगा काटा। चलिए वही हो रहा है। चलिए आपने अपनी बात कह दी, दुनिया आपने अपनी बात कह दी नियाज फारूकी साहब, जो बातें आपने भी सुनी। और दो सवाल हैं मेरे, स्पेसिफिक सवाल है। कल और आज में लगातार कई सारे बयान भारत में दिए गए, उसमें से एक बयान है कि इट्स अ बैकलैश, जिसमें कांग्रेस के नेता भी हैं और सांसद भी हैं भारत में। मणिशंकर यादव ने कहा कि यह बैकलैश है। क्या आपको लगता है ये बैकलैश है? क्या इसको जस्टिफाई किया जाना चाहिए, चाहे बैकलैश के रूप में बोल के या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके? क्या आप जो आतंक है उसको आप और बढ़ावा नहीं देते? मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मुसलमानों को कुछ लोग उकसाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग भड़काने की कोशिश करते हैं। तो जब ये आतंकवाद की ये घटना हुई तो ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा खड़े होकर के और उनको सपोर्ट करें। तो ये बैकलैश आप कहें या कुछ भी कहें, किसी भी सूरत में जो कुछ हुआ है उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये क्लियर, ये आम तौर से ये इस मुल्क का हर शहरी इस बात को समझता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। जैसे आपने कहा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसके बावजूद भी अगर आप मुझसे कहें कि नहीं नहीं होता है, नहीं नहीं इस्लाम ही ने ये कराया है, नहीं तुम गलत कह रहे हो, इस्लाम तो ऐसे, तो आप अपने आप को खुद एलिनेट कर रहे हैं जी। ये आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई जो लड़ी जा सकती है, इस बात को समझना चाहिए। हमारे कंट्री के लिए भी एक चैलेंज है, इसको हम लोग मिलजुल कर ये लड़ाई को लड़ सकते हैं। हाँ। अगर आप इसको किसी धर्म से जोड़ देंगे, किसी विशेष वक्त उससे जोड़ देंगे जी, तो इससे हम सबका नुकसान होगा। ये एक सवाल आ रहा है कि तमाम मुस्लिम कांग्रेस ने वो लोग, कुछ लोग समझते हैं कि हम ऐसा कह करके हम मुसलमानों की हमदर्दी गेन कर लेंगे, उनकी सोच गलत है जी। हम ये बात अच्छी तरह, हम ये आतंकवाद के इशू के ऊपर ये एक ऐसा इशू है कि हम इसको अपने मजहब के खिलाफ समझते हैं जी। आप समझते हैं और आप समझते हैं, आप विरोध करते हैं। मैं खुद जमीयत उलमा हिंद के कई सारे आतंकवाद विरोधी रैलियों को मैं खुद कवर कर चुका हूं, एक नहीं दर्जनों रैली मैंने खुद कवर की है, मैं जानता हूं। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं कि कई और जो तंजीमें और कुछ ऐसे लोग, चाहे वो मणिशंकर के अय्यर के शक्ल में हो, चाहे याकूब के शक्ल में हो, चाहे और कई लोगों ने इसको खुल के जितना विरोध करना चाहिए वो विरोध नहीं कर रहे हैं। इससे देखिए ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जी, और हर एक को अपने अपने तौर से रिएक्ट करने का हक हासिल है जी। जनरली लोगों का क्या वो है, जनरल पब्लिक को वो संगठन, मुस्लिम संगठन, जिन संगठनों को आगे आके विरोध करना चाहिए था, भारत में संदेश देना चाहिए था कि इस तरह के हमले यहां पे उसका विरोध होगा, वो नहीं आया। माय डियर, आपको मैं ये बता दूं, शायद आपके इल्म में नहीं है जी। आज के जो उर्दू अखबार जिसमें मुसलमान संगठनों के और मुसलमान लीडरों के स्टेटमेंट छपते हैं जी, मैं चाहूंगा कि आज के जो डेली अखबार हैं जिसमें राष्ट्रीय सहारा है, इनकलाब है वगैरह वगैरह, जो पूरे देश में निकलते हैं जी, उनको उठा के पढ़ लीजिए। चल आप बता दीजिए एक ऐसा कोई बड़ा संगठन बता दीजिए जिसने इसको कंडेम न किया। चल तो इसलिए ये धारणा, ये जो धारणा है, जो ये मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये इसमें दिलीप जी थोड़ा सा हम हस्तक्षेप करेंगे और थोड़ा सा इस विषय से अलग हटकर एक उदाहरण के माध्यम से चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए आज देश भर में, खासकर हमारे राज्य में, माओवाद एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर उभरा है और आप भी जानते हैं और तमाम लोग मुझसे लगता है सहमत होंगे।
कि अब माओवाद क्या है उसको समझने वाले जो कैडर हैं, जो हिंसा फैला रहे हैं, जो नरसंहार कर रहे हैं, उनको माओवाद का मतलब नहीं पता है। वो सिर्फ एक अपराधी है, लेकिन वो नाम ले रहे हैं, माओवाद की आड़ में कर रहे हैं। तो हमें यह भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग कर रहे हैं, हो सकता है इस्लाम की आड़ में ऐसा कर रहे हो, बदनाम इस्लाम हो रहा है, कर वो रहे हैं। जिस तरह से आप माओवादी में देखिए, उसका विरोध होना चाहिए, कुछ अपराधी तत्व के लोग अपने निजी लाभ के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन और आड़ लेते हैं माओवाद का। उसका व्यापक विरोध होना जरूरी है। व्यक्ति ऐसा करने वाला माओवाद क्या है उसकी समझ भी नहीं, उसका व्यापक होना विरोध होना जरूरी है, अवधेश जी होना चाहिए। लास्ट वर्ड जो बात नियाज फारूकी साहब, केवल देखिए ये विरोध इतना सामान्य प्रश्न नहीं है। दुनिया जो है कम से कम पिछले 16 साल से 17 इसका विरोध भी कर रही है, इसके खिलाफ संघर्ष भी कर रही है, लेकिन ये जैसे रक्त बीज की तरह जहां एक बूंद गिरता है वहां से 10 खड़े हो रहे हैं। इस समय जो आईएसआईएस संगठन है वो तो एक प्रकार से राज्य का स्थापित हो गया है, उसके अंदर तेल के कुएं हैं, वो बाजाबता व्यापार कर रहा है, दुनिया भर से लोग लड़ने जा रहे हैं। इतना आसान इशू नहीं है। और कोई कहे कि भारत में खतरा नहीं है, यहां भी ऐसे लोग होंगे। मैं मान लेता हूं यहां 18 करोड़ मुसलमान है, उसमें से 100 मुसलमान प्रभावित हो गया उन पागलों की तरह, तो वो क्या तूफान मचा सकता है। इसलिए केवल उतना नहीं है, ये तो मैं मानता हूं कि इस समय दुनिया को खड़ा होना पड़ेगा, इसके खिलाफ सैनिक भी और वैचारिक आइडियोलॉजिकल दोनों बार करना की जरूरत है सामने। लेकिन इसमें मुस्लिम समुदाय के नेताओं की सबसे बड़ी भूमिका होगी। चलिए उस पे लास्ट वर्ड, बिल्कुल आखिरी वाक्य नियाज फारूकी साहब से खत्म करेंगे इस प्रोग्राम को। आखिरी शब्द जो अवधेश जी ने कहे, नियाज फारूकी साहब। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो आतंकवाद की जो प्रॉब्लम है इसको पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली देखना चाहिए। इसको एक तो मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। इसका कहीं पे इलीगल आर्म्स से ताल्लुक है, कहीं ड्रग्स से है, कहीं पे ड्रग्स से है, कहीं पे ओपियम से है, तो और कहीं पे सीधी पॉलिटिक्स से है। चलिए, तो इसको सिर्फ मजहब से जोड़ करके और आपस में जी, जो लेकिन इसका व्यापक विरोध होना चाहिए। इसको सब लोगों को इसमें शरीक देखिए, विरोध से नहीं होगा। चलिए, आप छोटे, अगर विरोध से होता तो हमेशा विरोध। लोकतंत्र में आप व्यापक विरोध करके ही अपना काम कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, नियाज फारूकी साहब जी। जो भी कहा मैं वो उसका नहीं जाता हूं, लेकिन ये निश्चित रूप से विचार के स्तर पर जो है वो इजिप्ट में ही पैदा हुआ, नहीं सऊदी अरब में भी हुआ है सर। सऊदी अरब सक्रिय विरोध होना चाहिए, सिर्फ विरोध। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।